तो आज हम बात करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। ओके, और ये आप लोग को पता होगा ये टॉपिक कहाँ का है। ये टॉपिक है आपका इनकम टैक्स का, और एकदम बेसिक एकदम स्टार्टिंग का टॉपिक है। हम देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उससे भी पहले हम देखेंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है। आखिर इसको मान लीजिए ये आपका ईयर है 2021, ओके, और ये हो गया आपका 2022। तो इसको मान सकते हैं कि ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर, और ये क्या हो गया आपका असेसमेंट ईयर। ठीक है, यहाँ मान लीजिए एक है मिस्टर एक्स, क्या है यहाँ पे मिस्टर एक्स है, उन्होंने प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करी मान लीजिए 10 लाख। तो आप लोग को पता होगा अगर हम प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हैं तो हम टैक्स कहाँ देते हैं, हम टैक्स देते हैं आपका असेसमेंट ईयर में। ये तो बेसिक सा रूल है। अब मान लीजिए कि एक और है आपके कौन से, एक और है मिस्टर एम है, और ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं यूएसए में, और इन्होंने भी लेट सपोज इनकम अर्न करी कितना 20 लाख। तो अब बताइए कि ये जो टैक्स है ये टैक्स हम किनको पे करते हैं, ये टैक्स हम पे करते हैं किसको, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कौन सी, गवर्नमेंट आपकी हो गई इंडियन गवर्नमेंट को। और ये मान लीजिए मिस्टर एक्स कहाँ रहते हैं, मिस्टर एक्स आपका इंडिया में रहते हैं। तो मुझे ये तो पता है कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स इंडिया से कितना 10 लाख की इनकम अर्न करी, तो इस पे वो टैक्स देंगे कब, असेसमेंट ईयर में टैक्स देंगे किसको, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। बट अब ये है कि अगर कोई मिस्टर एम है जो कि यूएसए में रह रहा है और उसका जो टोटल इनकम आपको 20 लाख है, तो क्या मिस्टर एम भी लायबल है कि वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। तो यहाँ बात क्या आती है कि मान लीजिए बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, ओके, ऐसा तो है नहीं कि सब लोग इंडिया में हमेशा रहते हैं या सब लोग यूएसए में ही रहते हैं। तो इसमें से कौन कौन ऐसे पर्सन है जो कि लायबल है इंडिया में टैक्स पे करने के लिए, और वो भी टैक्स किस इनकम पे करेंगे। तो इसी को जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हैं, और हर इंडिविजुअल का हम रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करते हैं। अगर हम रेसिडेंशियल स्टेटस की बेसिक बातों को देखें तो क्या है, टोटल इनकम ऑफ एसएससी कैन नॉट बी कंप्यूटेड। क्या है कि टोटल इनकम किसी भी एसएससी का हम कंप्यूट ही नहीं कर सकते अनलेस वी नो द रेसिडेंशियल स्टेटस। तो वही कोई मान लीजिए रेसिडेंशियल है और ये बहुत सारे इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, तो इसका जो टोटल इनकम हम लेंगे वो क्या होगा, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस पे ऑफ एसएससी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, सेकंड में क्या, इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर एवरी ईयर बिकॉज इट मे बी चेंज ईयर ऑन ईयर। जब हम अभी रूल पढ़ेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करता है, तो ये ईयर ऑन ईयर पे चेंज हो सकता है। तो जब भी हम टैक्स पेड करते हैं तो उससे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो ये हर ईयर हमको चेक करना होगा। तीसरा केस है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑल्सो डिटरमाइन फॉर प्रीवियस ईयर बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ओनली। अब देखिए ऊपर जब हम एग्जांपल दे रहे थे तो हमने क्या बोला था कि प्रीवियस ईयर में जो भी हमने कमाया उसका टैक्स हम कहाँ दे रहे हैं, असेसमेंट ईयर में दे रहे हैं। तो हम रेसिडेंशियल स्टेटस हम किस बेस पे चेक करेंगे, हम प्रीवियस ईयर बेस पे चेक करेंगे। इस चार्ट को देखते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये रेसिडेंट है या नहीं है, या तो वो रेसिडेंट होगा या फिर वो नॉन रेसिडेंट होगा। अगर वो रेसिडेंट होगा तो हम फर्दर चेक करेंगे ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ROR। ठीक है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, RNOR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बट इन केस वो रेसिडेंट ही नहीं है, वो क्या है, वो नॉन रेसिडेंट है, तो इसका फर्दर कोई स्टेप नहीं होता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे क्या, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो सबसे पहले हमको देखना था कि कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नहीं है, वो चेक करना है। ओके, तो इसका रूल क्या है, तो हम अदर एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको हम नॉर्मल प्रोविजन भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मल प्रोविजन क्या है, क्योंकि एक अलग से भी 3 कैटेगरी बनाया हुआ है जिसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले कि नॉर्मल प्रोविजन क्या है, तो यहाँ देखते हैं, दे वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ओके, नीचे 2 कंडीशन दिया गया है ए और बी में, तो वो बोल रहा है अगर नीचे दोनों में से अगर कोई भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे,
ये आपका हो जाएगा क्या, रेसिडेंट। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन है वो देखते हैं। ए में है, फर्स्ट कंडीशन है इफ दे स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, मतलब अगर वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज और मोर रहता है तो ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। और है तो यहाँ हमने देख लिया एनी कंडीशन, तो इसलिए और लगा हुआ है। अब सेकंड कंडीशन क्या कहता है, तो स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड का मतलब क्या होता है, प्लस, मतलब दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। सेकंड में क्या, 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, तो यहाँ आपका दो कंडीशन है। अगर हम इसको शॉर्टकट में लिखें तो ये क्या था कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज या मोर स्टे करना चाहिए कहाँ, इंडिया में। या फिर इस दोनों को अगर हम लिखें तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में कितना होना चाहिए, 365 डेज। तो ये तो बात हो गया आपका किसका, ये बात हो गया अदर एसएससी का। तो अदर एसएससी में सिंपल सी बात है कि दो कंडीशन है ए और बी, दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन अगर वो फॉलो कर लेता है, अगर वो उसको सर्टिफाई कर लेता है तो उसको हम क्या मान लेंगे कि ये आपका रेसिडेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया में रहे, और सेकेंड कंडीशन में क्या है कि प्रीवियस ईयर में आपका कितना 60 डेज रहे, और 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में कितना 365 डेज रहे। अगर इस दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो हो जाएगा रेसिडेंट। तो ऊपर हमने नॉर्मल प्रोविजन देख लिया जो कि सब पे एप्लीकेबल होता है, बट ये 3 केस ऐसा है कि जहाँ पर नॉर्मल प्रोविजन एज डायरेक्ट नहीं लगता है, यहाँ अलग से रूल बताए गए हैं। इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया इन प्रीवियस ईयर एज अ शिप क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। ठीक है, कोई भी इंडियन सिटीजन है जो कि इंडिया को लीव कर रहा है, प्रीवियस ईयर में क्यों लीव कर रहा है, एज अ शिप क्रू मेंबर। ठीक है, और वो कैसा शिप है, इंडियन शिप है। या फिर और है, या फिर फॉर अ पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस में बोल रहा है देखो कोई अगर इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, और वो इंडिया छोड़ के जा रहा हो, क्यों जा रहा है, क्योंकि वो शिप क्रू मेंबर, एज एन शिप क्रू मेंबर वो जा रहा है, और कौन सा शिप है, तो इंडियन शिप है। या फिर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया जा रहा है। तो अगर इस दोनों में से अगर कुछ भी है तो हम क्या करेंगे, हम बस 182 डेज और मोर देखेंगे उसको रेसिडेंट बनाने के लिए। जो नॉर्मल प्रोविजन था आपको याद होगा, अभी अभी हमने पढ़ा था कि नॉर्मल प्रोविजन में क्या था, दो था, एक था आपका 182 डेज वाला और एक था आपका 60 डेज और 365 डेज वाला। इस दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई करता था तो उसको हम रेसिडेंट मान लेते थे। बट यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर वो शिप क्रू मेंबर है और वो इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में, और कौन से शिप पे, इंडियन शिप पे, या फिर वो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और साइड इंडिया जा रहा है, तो हम बस 182 डेज और मोर देखेंगे। अगर वो 182 डेज से ज़्यादा होगा तो उसको हम रेसिडेंट मान लेंगे, अगर वो 182 डेज से कम इंडिया में रह रहा हो तो उसको वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट केस हो गया। तो हम सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में क्या है, अगर कोई इंडियन सिटीजन हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका डेफिनेशन आपको हम लास्ट में बता देंगे कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है। तो कौन कौन था, या तो वो इंडियन सिटीजन हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, ठीक है, जो कि आउटसाइड इंडिया से विजिट करने के लिए आ रहा है इंडिया इन प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और उसका टोटल इनकम, कौन सा टोटल इनकम, अदर देन फॉरेन इनकम। इट्स मीन वो किसकी बात कर रहा है, वो आपका इंडियन इनकम की बात कर रहा है। ठीक है, इंडियन इनकम कितनी हो, 15 लाख और लेस। तो इसका मतलब अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि आउटसाइड इंडिया से इंडिया विजिट करने के लिए है, इंडिया घूमने के लिए है प्रीवियस ईयर में, और उसका जो इंडियन इनकम है वो कितना हो, 15 लाख तक हो, तो इस केस में भी हम क्या चेक करेंगे, सेम ऊपर जैसा पढ़ा था 182 डेज वाला ही प्रोविजन, बस हम यहाँ भी चेक करेंगे। अगर वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहता है तो हम क्या बोलेंगे कि रेसिडेंट है, और अगर 182 डेज से अगर वो कम रहता है तो हम क्या बोलेंगे, ये रेसिडेंट नहीं है। तो अभी तक हमने दो कंडीशन देखा है, तो दोनों में क्या हो रहा है, बस हम 182 डेज वाला ही कंडीशन हम बस चेक कर रहे हैं, और ये सेकेंड वाला जो कंडीशन है वो नॉट अप्लीकेबल हो जा रहा है दोनों में। तो अब हम देखेंगे थर्ड केस। थर्ड केस भी आपका सेकेंड केस से मिलता जुलता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जो कि आउटसाइड इंडिया से आपको विजिट करने के लिए आ रहा है इंडिया में, कब, प्रीवियस ईयर में, और उसका टोटल इनकम, कौन सा टोटल इनकम, तो अदर देन फॉरेन इनकम। इट्स मीन यहाँ भी सेम आपको किसकी बात कर रहा है, यहाँ भी आपको कर रहा है वो इंडियन इनकम की बात कर रहा है, कितना हो,
एक्सीड कर रहा हो किससे, 15 लाख से। तो सेकंड केस में हमने क्या देखा था, सेकंड केस में देखा था कि उसका जो इनकम हो 15 लाख हो या उससे लेस हो। ओके, और थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में आपका 15 लाख से मोर हो, वो एक्सीड कर रहा हो 15 लाख को। तो दोनों बस यही डिफरेंस है 15 लाख वाला। इसमें हम रेसिडेंट किसको मानेंगे, इट वुड बी ट्रीटेड एज ए रेसिडेंट, उसको हम रेसिडेंट मान लेंगे अगर वो सेटिस्फाई करता हो एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, यहाँ दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, इफ दे स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, पहले के जैसा ही। और सेकेंड में क्या है, स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर एंड, यहाँ एंड लगा है प्लस 365 डेज इन 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अगर हम थर्ड केस की बात करें तो सब कुछ सेम है नॉर्मल प्रोविजन की तरह, लेकिन यहाँ जो हमने 60 डेज पढ़ा था, 60 डेज की जगह क्या आ गया, 120 डेज आ गया। तो अभी तक में हमने क्या देखा, अभी तक में हमने देखा कि कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या चेक करना है, तो इसमें हमने एक नॉर्मल प्रोविजन देखा और एक 3 डिफरेंट केस का देखा। ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन में आपका दो कंडीशन था। नंबर 1 क्या था कि आपका प्रीवियस ईयर में कितना 182 डेज या मोर रहे, या सेकेंड कंडीशन में क्या था कि प्रीवियस ईयर में आपका 60 डेज प्लस 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में आपका 365 डेज हो। ओके, इस दोनों में से अगर वो कोई भी कंडीशन फॉलो करता है तो वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा। हमने 3 डिफरेंट केस देखा था। 3 डिफरेंट केस में क्या था, फर्स्ट में था अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो कि इंडिया लीव कर रहा है, क्यों कर रहा है, या तो वो शिप क्रू मेंबर या फिर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कहाँ जा रहा है, आउटसाइड इंडिया जा रहा है। इस केस में हमको क्या चेक करना है, 182 डेज या फिर मोर, कब, प्रीवियस ईयर में। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो रेसिडेंट हो जाएगा, नहीं करता है वो रेसिडेंट नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। सेकेंड केस में हमने क्या देखा, सेकेंड अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और वो इंडिया विजिट करने के लिए आ रहा है प्रीवियस ईयर में, और उसका जो टोटल इंडियन इनकम है वो 15 लाख या उससे कम है, तो इस केस में भी हम क्या चेक करेंगे, इस केस में बस हम 182 डेज चेक करेंगे, कब, प्रीवियस ईयर में। अगर ये सर्टिफाई करता है तो ये क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा, अगर नहीं करता है तो ये फिर नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। उसके बाद आया मेरे पास तीसरा केस, तीसरा कोई इंडियन सिटीजन हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। ओके, और इसका जो इंडियन टोटल इनकम हो वो 15 लाख से एक्सीड कर रहा हो। इस केस में हमें दो कंडीशन चेक करना है। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, 182 डेज या फिर मोर हो, कब, प्रीवियस ईयर में। और सेकेंड कंडीशन में क्या था कि 60 जो यहाँ था, यहाँ जो 60 था उसके बदले में यहाँ क्या था, 120 डेज, 120 डेज कब, प्रीवियस ईयर में, और 365 डेज कब, 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी प्रीवियस ईयर। अगर वो इसमें से कोई भी कंडीशन फॉलो करता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रेसिडेंट, अगर वो नहीं करता है तो वो हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। तो अभी तक हमने रेसिडेंट का पूरा रूल देख लिया। हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस है सबसे पहले उसमें हम चेक करते हैं कि या तो वो रेसिडेंट होगा या फिर वो नॉन रेसिडेंट होगा। अगर वो रेसिडेंट होगा तो फर्दर वो क्या होगा, या तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या फिर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। तो हमने ये वाला कंडीशन हमने ऊपर पढ़ लिया कि कौन रेसिडेंट होगा एंड कौन नॉन रेसिडेंट होगा। अब उसके बाद फर्दर सेकेंड कंडीशन हमको पढ़ना है कि रेसिडेंट के बाद कौन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा और कौन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ROR। तो ROR कौन होगा, कोई इंडिविजुअल ROR कहलाएगा, कब कहलाएगा, अगर वो बोथ कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो नीचे यहाँ आपका दो कंडीशन दिया हुआ है A एंड B में, अगर कोई भी इंडिविजुअल इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका ROR बन जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन कहता है he is a resident at least 2 out of the 10 previous year immediate preceding the relevant previous year। तो वो क्या बोल रहा है कि आपका relevant previous year जो है वो उससे immediate preceding 10 previous year, ओके, 10 previous year में से वो कम से कम 2 बार क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। अगर वो कम से कम 2 बार, इसमें वो 3 बार 4 बार या फिर 2 बार भी अगर वो रेसिडेंट है तो
फर्स्ट कंडीशन हम मानेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है, और सेकंड यहाँ एंड लगा हुआ है, इसमें प्लस है, प्लस दूसरा में क्या है, ही हैज़ बीन इंडिया 730 डेज और मोर, कितने दिन में, 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। इसका मतलब रिलेवेंट जो आपका प्रीवियस ईयर है उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर में वो कितना दिन, 730 दिन या उससे मोर कहाँ रहे, इंडिया में रहे। अगर ये दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम क्या बोलेंगे, वो ROR है। अब हम देखेंगे कि वो RNOR कब होगा, ठीक है। तो एन इंडिविजुअल इन RNOR इन प्रीवियस ईयर इफ, ठीक, इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड ये दोनों कंडीशन जो है ये ऊपर वाले से जस्ट अपोजिट है। अगर हम आपको यहाँ दिखाएं तो यहाँ क्या था कि वो पिछले 10 ईयर में, आई मीन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से इमीडिएट प्रीसीडिंग 10 ईयर में कम से कम 2 बार क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। तो इस यहाँ लिखा हुआ है ही हैज़ बीन ए नॉन रेसिडेंट इन इंडिया 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो 10 प्रीवियस ईयर में से 9 बार नॉन रेसिडेंट है। इट मीन्स वो कितना, वो एक बार आपका क्या है, वो एक बार आपका रेसिडेंट है। और यहाँ क्या था, यहाँ था वो कम से कम 2 बार होना चाहिए। अगर वो 2 बार है तो हम उसको क्या मान लेंगे, ROR मान लेंगे, प्लस सेकंड कंडीशन भी होना चाहिए। तो यहाँ क्या था कि अगर वो 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए, और इसका जस्ट अपोजिट यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 10 में से वो 9 बार नॉन रेसिडेंट है। इट्स मीन वो रेसिडेंट बस एक बार है। सेकेंड केस देखते हैं, उससे पहले हम पहले क्या पढ़ रखे थे सेकेंड केस में। तो पहले था आपका कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर जो है उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर में वो 730 और मोर का इंडिया में रहना चाहिए, तो 730 या उससे ज़्यादा। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग वो कितना रह रहा है इंडिया में, 729 डेज और लेस है। तो यहाँ हमने कितना देखा था कि उसको 730 दिन या उससे ज़्यादा रहना चाहिए, और वो यहाँ जस्ट अपोजिट क्या लिख रहा है कि वो 729 दिन या उससे कम है। तो ये दोनों जो है वो उसका डायरेक्ट अपोजिट ये दोनों कंडीशन है। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन में क्या है कि अ सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये याद है हमने फर्स्ट में जो पढ़ा था रेसिडेंट कैलकुलेट करने टाइम में, ये वही है कि अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और उसका जो टोटल इनकम है, कौन सा टोटल इनकम, तो अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस मीन्स इंडियन टोटल इनकम जो है वो एक्सीड कर रहा है 15 लाख से ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। और वो आपको वो स्टे कितना कर रहा है, 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज। इसको हम क्या मानेंगे, तो ये भी आपका हो जाएगा RNOR। अगर इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो यहाँ हो गया आपका 120 डेज, यहाँ हो गया आपका 182 डेज, ओके। तो अगर वो 182 डेज से कम इंडिया में रह रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट नॉन रेसिडेंट, ठीक है। और वो 120 डेज से ज़्यादा बट 182 डेज से कम अगर इस बीच में वो फॉल कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो RNOR हो जाएगा, जो अभी हमने देखा था कंडीशन C में। बट अगर वो 182 डेज से ज़्यादा रह रहा है इंडिया में तो क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा रेसिडेंट तो होगा ही, बट फर्दर हम चेक करेंगे कि वो कौन सा होगा, या तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या फिर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। तो यहाँ फोर्थ देखेंगे कि अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ अ डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, ये भी आपका नया ही ऐड हुआ, ये भी अमेंडमेंट है। तो डीम्ड रेसिडेंट का एक नया कॉन्सेप्ट आया है, तो ये वहीं से लिया गया। तो इसके लिए हमको देखना है कि डीम्ड रेसिडेंट कौन होता है। अब हम लास्ट देखते हैं फोर्थ वाला कि अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ अ डीम्ड टू बी रेसिडेंट। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि डीम्ड रेसिडेंट क्या है, ये भी कॉन्सेप्ट नया ऐड हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीम्ड रेसिडेंट कौन होता है। डीम्ड रेसिडेंट एन इंडिविजुअल बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ याद रखना या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, यहाँ बस है सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग टोटल इनकम, कौन सा टोटल इनकम, अदर देन फॉरेन इनकम, इट्स मीन वही वो इंडियन इनकम की बात कर रहा है, exceeding 15 lakh during the previous year and he is not liable to tax in any other country। इट्स मीन वो किसी भी और कंट्री में या फिर टेरिटरी में वो लाइबल नहीं है टैक्स देने के लिए, बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल रेसिडेंट या फिर एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। तो यहाँ आपको क्या देखना है,
अगर कोई इंडिविजुअल है सिटीजन ऑफ इंडियन, ठीक है, उसका टोटल इंडियन इनकम जो है वो कितना 15 लाख से एक्सीड कर रहा हो और वो नॉट लाइबल हो, वो किसी भी कंट्री या फिर टेरिटरी में वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं हो, क्या उसका रीजन क्या, कुछ भी, या तो डोमिसाइल के कारण या फिर रेसिडेंस के कारण या फिर एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर, वो किसी भी कारण से अगर किसी और कंट्री में अगर वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं हो तो उसको हम क्या मान लेंगे, डीम्ड रेसिडेंट। ये आपको नया कॉन्सेप्ट है, फुल्ली नया कॉन्सेप्ट है। ये 15 लाख वाला जो भी आपने पढ़ा, वो जो 3 केस था वह हमने 2 केस पढ़ा, फिर डीम्ड रेसिडेंट पढ़ा, ये सारा नया ऐड हुआ है कहाँ, फाइनेंस एक्ट 20 में। पर सेक्शन 6(6) इफ अ पर्सन इज डीम्ड रेसिडेंट एज पर सेक्शन 6(1)(a), अगर कोई पर्सन डीम्ड रेसिडेंट है, ठीक है, सेक्शन 6(1) के अंदर, तो ही शैल बी डीम्ड टू बी RNOR। बोल रहे हैं कि अगर कोई पर्सन डीम्ड रेसिडेंट है तो उसको हम क्या मानेंगे, वो RNOR है। और यही पॉइंट यहाँ ऐड किया गया है। तो जब हम अपने लोग RNOR चेक कर रहे हैं तो लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, तो वो भी क्या हो जाएगा, अपना RNOR हो जाएगा। तो डेफिनेशन बच जा रहा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऊपर अपने लोग ने देखा था। तो ये कौन होता है, ए पर्सन इज डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, किसी भी पर्सन को हम डीम कर लेंगे कोई इंडियन ओरिजिन है, कब, इफ ही, ठीक है, और आइदर ऑफ हिज पेरेंट और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वेयर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, या तो खुद या उसके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट कोई भी, वो अगर बॉर्न कर रहे हैं कहाँ, अनडिवाइडेड इंडिया में, तो वो क्या हो जाएंगे, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जाएंगे। इसमें और भी है, इट मे बी नोटेड द ग्रैंड पेरेंट इंक्लूड बोथ, ये सब आप देख लेना, ये सब कुछ खास नहीं है। यहाँ आपका रेसिडेंशियल हो जा रहा है ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और ऐसे हम छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे। देखने के लिए थैंक्स, ओके, बाय बाय।